नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, आपकी जो जीके की जो परेशानी थी उसको दूर करते हुए दोस्तों अब आपके परीक्षा तक 2 क्लासेस जीके की अरेंज करवाई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि इंडिया जीके और आपकी राजस्थान जीके की क्लास को बिल्कुल अलग कर दिया है ना। तो इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं इंडिया जीके और कुछ जो प्रश्न हैं आपके विश्व जीके के भी अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में अपन कई सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके इंडिया जीके से बार बार रिपीट होते हैं और ये कम से कम इतनी जानकारी तो आपको कम से कम इंडिया जीके के बारे में होनी चाहिए। तो उन सभी प्रश्नों को अपन इस क्लास में अटेंड करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे आपके सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जी दोस्तों, आप यदि इन क्लासों को रेगुलर रूप से देखते हैं तो आप जीके में आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, जल्दी से आपको उत्तर देना है दोस्तों। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? देखिए ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। भौगोलिक मान्यता के अनुसार पूछा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। चलिए याद रखना है दोस्तों, भारत को अपन किसका जो खंड मानते हैं दोस्तों, तो याद रखना है आपको जम्बू द्वीप का। किसका मानते हैं? जम्बू द्वीप का आप भाग मानते हैं। ठीक है, आपने लॉकडाउन के अंदर रामायण पढ़ी होगी, है ना। उसमें जो लास्ट में लव कुश जो है वो आपको रामायण का जब सार बताते हैं तब वो शुरू में भारत को जो जितना भी डिवाइड कर रखा है ना, जिन जिन चीज़ों में भारत का वर्गीकरण कर रखा है उन सभी का वो नाम लेते हैं, जैसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंडे, है ना। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। जम्बू द्वीप जो है वो भारत के लिए यूज में लिया जाता है। चलिए अगला आपको प्रश्न दे रखा है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? अब भारत को आपको पता है इंग्लिश में अपन इंडिया बोलते हैं दोस्तों। तो अब आपसे पूछा गया है कि किस भाषा में सबसे पहले भारत के लिए इंडिया शब्द का यूज हुआ? उर्दू, ग्रीक, फारसी और अरबी। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका ग्रीक। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इंडिया नाम है वो किसके कारण पड़ा? तो देखो, भारत के जो उत्तर की तरफ एक नदी बहती है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है। हालांकि जो पाकिस्तान का जो एरिया था वो पहले भारत के अंदर ही था। उस नदी का जो हिंदी में नाम है वो है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। तो सिंधु को जो पार करके जाते थे तो वैसे सिंधु से हिंदी में नाम बढ़ जाता है हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है। और इस सिंधु नदी का जो इंग्लिश में नाम है वो है आपका इंडस। क्या है? इंडस। और इसी इंडस नदी के जो पार वाला क्षेत्र है इसके कारण जो नाम पड़ा है अपने भारत का वो पड़ा है दोस्तों इंडिया। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की जो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कितनी है? आपसे पूछा है दोस्तों। 6 डिग्री 4 मिनट, 7 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, या दोस्तों आपका अगला ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, याद रखना है आपसे मुख्य भूमि का पूछा है ना कि पूरी भूमि का। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको याद रखना है अपना जो पूरा भारत जो है ना वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो यदि उत्तरी अक्षांश के अलावा आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है दक्षिणी अक्षांश, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उस ऑप्शन को सबसे पहले ही काट देना। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, कभी कभी ये भी दे देते हैं कि ऊपर पहला ही ऑप्शन दे देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो अपन 8 4 याद करके जाते हैं और उसको अपन टिक करके आ जाते हैं, जबकि याद रखना है दक्षिणी अक्षांश में अपना भारत नहीं है। देखिए अक्षांश तो कौन सा है? उत्तरी। और जो देशांतर है वो कौन सा है? पूर्वी देशांतर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी कैसा है? उत्तरी अक्षांश। इन दोनों अक्षांशों के बीच में आपके जो भारत है वो पाया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या मिलता है आपको? भारत मिलता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका,
भारतीय मानक समय जो है वो किसके ऊपर आधारित है, कौन सी जो रेखा है वो भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। तो अपन पहले भी इसके बारे में कभी बात कर चुके हैं कि जो एक देशांतर है, पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के इलाहाबाद के पास से गुजरता है, ठीक है, उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं 82.5, लेकिन यहाँ पश्चिमी देशांतर है, जबकि पश्चिमी देशांतर में अपना देश आता ही नहीं है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के समीप से गुजरता है। नैनी जो गांव है, जो मिर्ज़ापुर गांव है, वहाँ से ये जो रेखा है वो गुजरती है। भारत के कुल 5 राज्यों से ये गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। इन 5 राज्यों से ये आपके भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का जो स्थानीय समय है वो स्थित है। मतलब अभी अपन देख सकते हैं कि जो 82.5 डिग्री जो रेखा जाती है वो कहाँ से गुजरती है, दिल्ली के समीप से, कोलकाता के समीप से, इलाहाबाद के समीप से या फिर भोपाल के समीप से। तो अभी अपन ने बात की थी, ये जो रेखा है वो सबसे जो समीप से जो गुजरती है वो है दोस्तों इलाहाबाद के समीप से। कई बार आपको नैनी नाम मिल जाएगा, कई बार आपको मिर्ज़ापुर नाम मिल जाएगा। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ से भारत की जो याम्योत्तर रेखा है वो गुजरती है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच जो टाइम है उसका अंतर कितना है, ठीक है। देखिए ये जो आपकी पृथ्वी है इसमें जो बीचों बीच जो देशांतर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ये जो है आपकी ग्रीनविच रेखा कहलाती है। कैसी रेखा कहलाती है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है, जो कि आपके इंग्लैंड के पास से गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री है वो आपके यहाँ मान लीजिए यहाँ अपना भारत है, और 82.5 डिग्री आपके भारत से गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो टाइम है उसका अंतर कितना है, तो आपको याद रखना है इन दोनों जो रेखाओं के बीच में जो टाइम है वो है 5.5 घंटे पहले का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अपना जो टाइम है वो 5.5 घंटे पहले चलता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का जो ध्रुव है उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। अब आप जानते हैं जब पृथ्वी है इसको जब अपन आधा आधा करते हैं तो वो भूमध्य रेखा करती है, और भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में अपना भारत स्थित है, ठीक है। अब ये कितने किलोमीटर इसका सफ़र होता है, तो याद रखना है आपको 6, 7, 8 भूमध्य रेखा जो है उसके 6, 7, 8 मतलब 876 किलोमीटर दूर अपना भारत आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जी दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। स्थलीय सीमा पूछा है दोस्तों, ना कि जलीय सीमा पूछा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, और जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना वो सभी कहीं ना कहीं उत्तर बनते हैं। याद रखना है दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए याद रखना है दोस्तों, तटीय सीमा जब पूछा जाए द्वीपों सहित तो आपको याद रखना है 7516.5 किलोमीटर आपके आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। देखिए जब आप भारत का नक्शा आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर से जो दक्षिण है वो भारत की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, पूर्व और पश्चिम की जो भारत की लंबाई है वो कम है ना। भारत जो है वो लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है। तो आप देखेंगे कि जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपकी रहने वाली है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से याद रखना है आपको, 1, 2, 3 और सबसे पीछे लिखना है आपको 4, तो 32, 14। ये तो आपकी क्या है उत्तर से दक्षिण तक की, कितनी है उत्तर से दक्षिण तक की। और दोस्तों बात करें आपके जो पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है, तो आपको याद रखना है 3, 3, 3 तिया 9, और 3 कितनी बार लिखा है आपने 2 बार, तो 29, 33 जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे ये प्रश्न आ चुका है आपका, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो अभी मैंने बताया 3, 3, 3 तिया 9, और 3 कितनी बार लिखा आपने 2 बार, तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए 15,200 तो स्थलीय सीमा की लंबाई है,
6100 किलोमीटर आपके तटीय सीमा की लंबाई है, और द्वीप सहित जो लंबाई है वो आपको अभी अपन ने बता दी 75 12.6। देखिए अभी अपन बात कर चुके हैं, ये रहा 75 16.5। ये तो आपके क्या है, पहला जो ऑप्शन है ये आपके क्या है, सिर्फ तटीय सीमा की लंबाई। दूसरी जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या है, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई। और 15,200 क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इन आंकड़ों में, तो आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2, 2.4, 2.8 और 3.2। चलिए याद रखना है दोस्तों, लगभग 2.5%, 2.4% के आसपास आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का होता है। चलिए अब बात करें दोस्तों, जनसंख्या भी आपको याद रखना है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है। जनसंख्या में 17.5%, और जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें 2.4%। अगला है आपका, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, जो समुद्र तल से लगभग 2135 मीटर की अधिक ऊंचाई पर हो। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। भारत के जब आप भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो भारत को अपन कई भागों में बांटते हैं, जैसे उत्तरी हिमालय हो गया, पठारी भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया, थार का जो रेगिस्तानी भाग हो गया, है ना, नदियों का जो मैदान है ये अपन पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है पठारी, पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी अपन भौगोलिक जो विभाजन है। इसके अलावा अपन तटीय मैदान पढ़ते हैं, और जो द्वीप समूह हैं इनको भी अपन वर्गीकृत करते हैं। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है, तो वह है आपके 10.7%। अगला है दोस्तों, जी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ना ये। चलिए याद रखना है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? देखिए, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? अभी अपन ने 10.7% तो देख लिया। अब अपन से पूछा है पर्वत और पहाड़ियां हैं, इनका जो विस्तार है वो कितना है? तो ये आपको याद रखना है, वो आपका ऑप्शन है 29.3%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है? आपको बताना है स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। विश्व जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला भी प्रश्न है। चलिए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अमेजन बेसिन को रियो डी जेनेरियो से, और या फिर उत्तरी अमेरिका को पूर्वी एवं पश्चिमी तट से। जी दोस्तों याद रखना है दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसको अपन कहते हैं स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर कहाँ आती है? आपके अफ्रीका में। इसके ऊपर किसका अधिकार है? तो मिस्र का अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ओशियारो जो धारा है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है आपका, यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। ये एक ठंडी धारा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, यह क्यूरोशियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत है, तो यही असंगत हो जाएगा, ये आंसर है। बाकी आपको 3 ऑप्शन याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्रीय धारा है? उष्ण समुद्रीय धारा का मतलब है दोस्तों जो गर्म धारा है वो कौन सी है ना? खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कनारी, या फिर फोकलैंड की धारा। चलिए याद रखना है दोस्तों, उष्ण समुद्रीय धारा के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसको कई बार पूछा जा चुका है, तो वो है आपके गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था गल्फ स्ट्रीम। खाड़ी की धारा तो अब मैंने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो वो सीधा सीधा लिखते हैं गल्फ स्ट्रीम, तो यही आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के कुल जल प्रतिशत कितना भाग महासागर में पाया जाता है? देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा, लगभग आप देख पाएंगे कि 70% के आसपास जो हिस्सा है उस पर जो है सिर्फ क्या है दोस्तों, जल ही जल है। अब आपको बताना है 100% पानी में कितना प्रतिशत पानी सिर्फ महासागरों में है जो पीने योग्य नहीं है।
तो ऑप्शन आपके सामने है, ये आपको याद रखना है। लगभग 97% पानी ऐसा है जो महासागर के अंदर पाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। इसका एरिया कितना है, तो 16 लगभग 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा जो आपके प्रशांत महासागर है वो है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव पर स्थित है कौन सा, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा जो महासागर है वो स्थित है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। चलिए याद रखना है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर है उसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है आपके आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ तक अभी अपन ने इंडिया जी के शुरू करते हैं। अब अपन जो थोड़ा बहुत अपन ने विश्व जीके के प्रश्न देखे, और ये जो प्रश्न है दोस्तों विश्व जीके के कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, प्रवारा, महाबलेश्वर, नासिक या फिर वर्धा। चलिए याद रखना है दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो होता है महाबलेश्वर से। कहाँ होता है, महाबलेश्वर से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है वो कौन सी नदी पर है दोस्तों, अमेजन, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, आपके माजुली द्वीप है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है, कैलाश के पास में ही एक झील है, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में आकर फिर असम में बह जाती है। ठीक है, फिर असम में जाने के बाद में फिर ये जाती है आपके बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं वो वहाँ पर मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखना है, सुंदरवन डेल्टा। कल मैंने बताया था एस्चुरी और सुंदरवन डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, तो जब नदी एक झरने के रूप में समुद्र में गिरती है तो उसको अपन कहते हैं एस्चुरी। जो भी नदियाँ आपके जो अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। जैसे कि आपको बोला जाए कि जो ताप्ती नदी है वो क्या बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं जो अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती है वो क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। माही नदी है वो किसका निर्माण करती है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो दक्षिण की तरफ जो नदियाँ बहती है अधिकतर वह नदियाँ कैसी बनाती है दोस्तों, वो आपके डेल्टा का निर्माण करती है, जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है दोस्तों ये भारत के उत्तर से उत्तर से निकलती हुई वापस कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसका भी जो उद्गम है वो कहाँ से होता है दोस्तों, तिब्बत से होता है, ये भी आपको याद रखना है। अमेजन जो रिवर है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कैसी है दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगफो नदी को कहाँ पर है, तो चीन पर है। ठीक है, चीन में स्थित है। और याद रखना है दोस्तों, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं, तो आपको याद रखना है, मिस्र देश को कहते हैं। ठीक है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, चारों नदियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी है ना, ये आपके लिए पीटीटी परीक्षा में बहुत ही फेवरेट नदी है। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो कई बार पूछा जाता है मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है, साथ साथ में अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है ना। ये बांध आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, मूसी, भीमा, पूर्णा या फिर कोयना। जी दोस्तों याद रखना है, देखिए मूसी नदी जो है, मूसी नदी किस शहर से होकर गुजरती है, या फिर मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मूसी नदी कई बार पूछी जाती है। मूसी नदी के किनारे आपके हैदराबाद बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है दोस्तों, हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। यह आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है, भीमा भी है और कोयना भी है। तो पूर्णा जो है वो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
गंगा नदी की कौन सी ऐसी नदी है जो कि बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है ना। बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, घाघरा, कोसी, यमुना या फिर गंडक। जी दोस्तों, ये सभी जो नदियां हैं वो गंगा की आपके सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछा है कौन सी बाएं तरफ से आपके नहीं मिलती है, तो वो है आपकी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है दोस्तों, इसका जो उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से होता है। और ये आपको याद रखना है, ये जो नदी है वो बहुत ही दूषित नदी हो चुकी है। गंगा की सबसे बड़ी, ये भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है यमुना नदी ही है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली जो मथुरा जो है वो आपकी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गंगा नदी के उद्गम से प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम किन दो नदियों से होता है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा और भागीरथी। ये दो नदियां जब मिलती है तो इन दोनों नदियों का जब संगम होता है तो उस नदी को क्या कहते हैं, अपन गंगा नदी कहते हैं। चलिए देखिए, घाघरा और गंडक ये भी क्या है दोस्तों, नदियों के नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन आपके सामने है, कृष्णा, महानदी, कावेरी और गोदावरी। अभी आपने कृष्णा नदी की सहायक नदियां पढ़ी थी, अब आपको बताना है इंद्रावती जो नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, किस नदी की सहायक नदी है। जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो आपके है गोदावरी। कई बार गोदावरी और कावेरी में कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो वो किसे कहेंगे, कावेरी को कहेंगे। किसे कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी होती है। जबकि बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा पूछा तो आपका आंसर रहेगा वो होगा आपके गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए महानदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उड़ीसा के अंदर महानदी पर कौन सा बांध ऐसा बना हुआ है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, कमेंट करके बताना है दोस्तों जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वो कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं या फिर दामोदर। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। चलिए याद रखना है दोस्तों, दामोदर जो नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है, किस नदी पर बनता है। गंगा, सिंधु, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। अभी अपन ने देखा जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा, उसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा नाम है, माजुली द्वीप। वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है, तो वो आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पेन गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। पेन गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। अब कई बार क्या होता है, पेन गंगा नाम दे देते हैं और एक ऑप्शन गंगा नदी भी दे देते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन पेन गंगा और गंगा की सहायक नदी उस पर अपन टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा के आगे क्या लग गया, पेन। पेन मतलब क्या होता है, दर्द होने लग गया। अब दर्द कब होता है, बुढ़ापे में, तो बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है। और बूढ़ी गंगा कौन सी है आपकी, गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गंगा और यमुना नदी का जो संगम है निम्न में से किस स्थान पर होता है। अभी मैंने बताया जो गंगा नदी है वो खुद दो नदियों के संगम से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, आपकी यमुना नदी। तो गंगा और यमुना भी तो मिलती होगी, इनका भी तो संगम कहीं होता होगा, तो वो आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रयागराज, और उसी को अपन इलाहाबाद कहते हैं, देवप्रयाग, बनारस या फिर गंगा सागर। जी दोस्तों, याद रखना है प्रयागराज जो इलाहाबाद है वो इसका सही उत्तर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देवप्रयाग में आप देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है। गंगा सागर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर गंगा नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
ठीक है, तो उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? रिफ्ट घाटी में होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, सतलुज, नर्मदा या फिर गंगा? चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है? चलिए याद रखना है दोस्तों, नर्मदा जो नदी है वो आपके कहाँ से बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज अपन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नदियों से जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर बातचीत की। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपने विश्व जीके के भी इसमें आपने देखे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ भारत का जो सामान्य परिचय था ना उससे भी आपने देखे। एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कई बार कि भारत के पड़ोसी देश ऐसे कितने हैं जिसके साथ भारत की जो सीमा है वो साझा होती है? भारत जो है वो कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे जो लंबी सीमा है वो बनती है आपके बांग्लादेश से। किससे बनती है? बांग्लादेश से। लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा बनती है बांग्लादेश से। दूसरा आपको याद रखना है चीन, ठीक है। चीन के साथ आपको याद रखना है नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगान जलेबी, ठीक है। तो देखिए कितने आपके देश हो चुके हैं, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसकी जो सीमा है वो बढ़ते से घटते क्रम में कैसे याद रखना है आपको। तो याद रखना है आपको बचपन में बीए किया। क्या याद रखना है आपको? बचपन में बीए किया, ठीक है। तो बचपन से आपको याद रखना है पहली जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से। च से आपको याद रखना है ब च है ना, तो दूसरी जो सीमा है वो चीन से लगती है। प से आपको याद रखना है पाकिस्तान। पहले नंबर पर सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। चौथे नंबर पे बचपन न आ रहा है तो न से आपको याद रखना है चौथे नंबर की सबसे बड़ी सीमा लगती है नेपाल से। बचपन में से आपको याद रखना है म्यांमार। पाँचवें नंबर पे बी ए, तो बी ए मतलब आपको याद रखना है भूटान छठे नंबर पर है और सातवें नंबर पर है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है दोस्तों अफगानिस्तान की जो सीमा है वो सबसे कम है, आपके लगभग 108 किलोमीटर के आसपास लगती है। लेकिन अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत से सीधे रूप में नहीं लगती है, उस कश्मीर से लगती है जो अब पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका है। तो कई बार अब प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें आप 6 गिनती को भी याद रख सकते हो और 7 भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है क्लास किससे लगी और किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास और लेनी है। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त, पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है और उनको बताना है कि RPN 1 स्टडी पॉइंट पर पीटीटी 2023 की बहुत ही शानदार तैयारी रेगुलर रूप से चल रही है। तो इस चैनल पर आपको जुड़ना है और दोस्तों सभी को जोड़ना भी है, ये आपका ही चैनल है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।